हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीएम एंड स्रोत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल बच्चों से पूछ पूछ के इकट्ठे कर रखे हैं। उन सारे क्वेश्चनों को मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह के पीजीएम एंड स्रोतक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पीजीएम एंड स्रोतक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट इन हार्ट। एक्शन पोटेंशियल हार्ट के अंदर कैसे कंडक्ट होता है, तो हम आगे इसके लिए हमें क्या देखने का वो पड़ेगा, हार्ट का डायग्राम देखना पड़ेगा। आपको हार्ट में क्या दिख रहा है, ये आपको राइट आर्टियम दिख रहा है, ये लेफ्ट आर्टियम दिख रहा है, ये राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या दिख रहा है आपको, एसियन नोड दिख रहा है, जिसको वो क्या बोलते हैं हम, साइनोट्रायल नोड्स बोलते हैं, जो कि आपके राइट आर्टरी में प्रेजेंट है। और किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है। और आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ से नर्व इम्पल्स चली तो किसके पास पहुंची, एवियन नोड को, जिसको बोलते हैं एंटीरो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। राइट एट्रियम में एसियन नोड तो राइट साइड है, और एवियन नोड राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड है। अब यहाँ से जब नर्व इम्पल्स आगे बढ़ी तो ये आपको बंडल दिख रहा होगा, ये नर्व्स का, इसको बोल यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, क्योंकि आर्टरियम ये है और वेंट्रिकुलर ये है, तो बीच का स्पेस क्या हुआ, आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोला। अब क्या हुआ, आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा से ये जब ये नर्व्स आगे बढ़ी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो ये राइट में डिवाइड हो गई और एक ये लेफ्ट में डिवाइड हो गई। इस एरिया को जब दो वेंट्रिकल के बीच में है, इस एरिया को जो सेप्टम दिख रहा है आपको, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा से ये दो आपके लिए नर्व्स चली, और नर्व्स के इसमें पहुंचेंगी आपके चलने के बाद, एक तो ये वाली, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा वैसे। एक तो चली इधर से, तो ये राइट वाली में चली गई, और आगे जाके किस में डिवाइड होगी, परकिंजी फाइबर्स में डिवाइड होगी, माइनोट्स में। और ये वाली चली और ये लेफ्ट में डिवाइड होगी, और ये किस में चल पहुंच गई, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गई। तो क्या होगा, ये इनको क्या बोला हमने, परकिंजी फाइबर। कहाँ से स्टार्ट हुई, एशियन नोड से स्टार्ट हुई, एवियन नोड में डिवाइड, एवियन नोड के पास पहुंची, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में दो पार्ट में डिवाइड हुई, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद किस में पहुंची वो, राइट में पहुंची परकिंजी फाइबर में, और लेफ्ट में पहुंची परकिंजी फाइबर में। तो हमारा क्या दिख रहा है, पहला क्या दिख रहा है आपको, एशियन नोड से स्टार्ट हुई, एवी नोड के पास पहुंची, बंडल ऑफ हीस में पहुंची, फिर लास्ट में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच के परकिंजी फाइबर में पहुंची। तो हमारा क्या आंसर हुआ, DABC। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट एज। मैक्सिमम परसेंटेज CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो आप देखते हैं कैसे ट्रांसफर होता है। आपको देखते हैं, जब आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं तो क्या होता है कि आप देखते हो कि जब आपका जब ग्लूकोज जो होता है, जब सेल मेटाबोलाइज करते हैं, जब सेल मेटाबोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज को CO2 में ब्रेक करेंगे। जब CO2 में जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सेल्स के अंदर। तो क्या होगा, वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, तो निकल के हमें एल्वोलाई तक पहुंचाना है, वो उसे कैसे पहुंचाएंगे। अब क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज होगा तो उसके पास क्या होगा, सिस्टमैटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, जिससे क्या होगा कि CO2 किसके पास पहुंचेगा, एक तो प्लाज्मा के पास पहुंचेगा और रेड ब्लड सेल के पास पहुंचेगा। क्या होगा कि CO2 जब रेड ब्लड सेल के पास पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, तो CO2 किसके साथ बाइंड कर जाएगा, H2O के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करेगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 और H2O बाइंड कर जाएंगे। इससे क्या बॉन्ड बनेगा, बाइकार्बोनेट आपका बनेगा। बाइकार्बोनेट क्या होगा, आपके आगे जाके क्या होगा, किसके पास पहुंचेगा, पल्मोनरी कैपिलरीज के पास पहुंचेगा। लेकिन आपके पास एक चीज बताऊं, एल्वुलाई में है क्या है आपका, O2 की का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पर बाइंड की किस वजह से किया, क्योंकि यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था।
तब CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाया। लेकिन यहाँ पे जैसे पल्मोनरी कैपिलरीज के पास पहुंचेगा तो और एल्वलाइक में क्या है आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो क्या होगा? CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट CO2 और H2O में टूट जाएगा और क्या होगा? CO2 एल्वलाई में चला जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप देख सकते हैं इसका से आप क्वेश्चन किस तरह का। CO2 से जब CO2 से हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया कार्बोनिक हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, तो कितनी परसेंट करा? 20 से 25% आपका जो CO2 गया है, जो रेड ब्लड सेल के थ्रू जाती है वो 20 से 25% जाती है और 7% आपकी किसके आती है? प्लाज्मा के थ्रू। सही है। तो क्या है कि आपके पास एक चीज और मैं बताऊं कि बोलते हैं ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आपको रेड ब्लड सेल में दिखाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि मेजर कंटेंट आपका रेड ब्लड सेल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ माइन्यूट कंसंट्रेशन इसका ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ब्लड प्लाज्मा में CO2 और H2O बाइंड करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं और आपके प्लाज्मा के थ्रू आपका बाइकार्बोनेट ट्रांसफर होता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। अब क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ CO2 डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मैंने ये बात करी, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तभी ही बाइंड करेगा। RBC कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इन प्लाज्मा। ये बात कर ली आपसे। CO2 ट्रैप एज ए बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल। ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट टू एल्वलाई एंड रिलीज आउट टू एस CO2। ठीक है। यहाँ से CO2 बाइंड कराई हमने कैसे? बाइकार्बोनेट के रूप में। कौन सा एंजाइम यूज करा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज करा और ट्रांसफर कर दिया हमने किसमें? एल्वोलाई में। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वोलाई। क्या 100 में से 100 डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml CO2 टू एल्वोलाई। ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला? एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टूवर्ड राइट। अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो एफिनिटी पे क्या फर्क है? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, या रिमेन सेम होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अब हम इससे चार्ट से पता करेंगे कि जब हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो उसकी एफिनिटी में क्या फर्क पड़ेगा विद ऑक्सीजन। ठीक है। अब ये देखते हैं। अगर हम ये पोर्शन मानते हैं लेफ्ट है और ये राइट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डिसोसिएशन कर्व किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। दूसरा pH। तीसरा CO2 की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर CO2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो हमारी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। अगर pH इंक्रीज करेगा और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, pH भी तो इंक्रीज करेगा जब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। किधर साइड होगी? लेफ्ट साइड इंक्रीज होगी। ये कंडीशन प्रोवाइड होगी कि CO2 की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी और pH इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तब हमारा ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। अगर लेफ्ट साइड आए तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है? CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। pH क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। pH डिक्रीज कैसे कर रहा है? क्योंकि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। जब H प्लस इंक्रीज होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, जब तो pH डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब सैचुरेशन कर्व कितने पे होता है हमारा? P50 पर होता है और कितने mmHg पे होता है? 27 पे।
ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि हमारा कब एफिनिटी अगर राइट साइड होगा तो हमारी क्या होगी, एफिनिटी डिक्रीज करेगी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन। तो क्या हुआ इधर, अगर राइट साइड पूछ रहा है ना हमारा, अगर राइट साइड होगा तो हमारी डिक्रीज करेगी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनो फाइटोडोंटन टीथ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, पहले हमारे टीथ का डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। पहले देखते हैं कि हमारे क्या है, दो इंसिजन है, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर, तीन मोलर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, दो इंसिजर, पहला इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो हमारे पास इंसिजर दो, कैनाइन एक, प्रीमोलर दो, मोलर तीन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 2123। आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिखा रहा है। रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी। क्या है, स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है तो जाइगोट बनना है, उसके बाद क्लीवेज बन रहा है, फिर ऑप्शन ए दे रखा है, मोर डिवाइड कर रहा है, फिर ऑप्शन बी दे रखा है, फिर सी और इनर सेल मास बनना है। चलो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं ये है क्या कहना चाह रहा है। ओवरी से ओवम निकला, ओवम निकलने के बाद क्या हुआ, उसने इन्फेंटिबुलम ने उसे पकड़ा, एम्फुला को पहुंचा दिया। एम्फुला और स्टमस जंक्शन के बीच में क्या हुआ, ये क्या दिख रहा है आपको, ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज करा, दिख रहा है। कहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, इन दोनों के जंक्शन के बीच में। और आपका एम्फुला क्या है, वाइडर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, और क्या है, नैरो ट्यूब कौन सी आपके, स्टेमस है। ठीक है, जैसे फर्टिलाइज हो गया तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में यहाँ पे क्या हुआ आपका, जाइगोट बन गया दोनों के जंक्शन के बीच में। जब जाइगोट बना तो जाइगोट बनने के बाद आपका जैसे ही यहाँ से स्टेमस को क्रॉस करेगा तो इसमें क्या होगा, क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। क्लीवेज कैसे होगा, जैसे आपको जाइगोट दिख रहा है, यहाँ पे टू सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, तो क्या होगा, 2 की पावर n सेल बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे 2 की पावर, मतलब 2 2 4, 4 का 8 बना, 8 का 16 बना। इससे अगर जब 16 की कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मॉरूला बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, जब आपका सेल डिवाइड हो रहा होगा तो उसके ऊपर आपकी एक लेयर होगी जिसे बोलेंगे जोना पेलुसिडा। और ये तो आपकी होगी जोना पेलुसिडा, होगी आपकी सीडा होगी आपकी। और आपको ये दिख रहे हैं, ये ब्लास्टोमियर सेल्स हैं आपके। अब ये क्या करेंगे, ये ब्लास्टोमियर सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं। अब ये क्या करेंगे, एक तो ऊपर की तरफ एक लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरह से, और कुछ सेल अंदर ही रह जाएंगे। जो कुछ सेल जो ऊपर की तरफ लेयर फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, क्या बना देंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बना लेंगे। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के अंदर जो ऊपर वाली लेयर क्या बोलेंगे हम, ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, और इनर वाली सेल की लेयर क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, स्पर्म और ओवम मिलके फर्टिलाइज बना, जाइगोट बना, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होने के बाद क्या बना हमारे पास, क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, 16 सेल का मॉरूला बनेगा। मॉरूला बनेगा, मॉरूला के अंदर और डिवाइड होगा और डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनेगी। इसी ब्लास्टोमियर सेल से क्या बनेगा, कुछ सेल ऊपर अरेंज हो जाएंगे, कुछ सेल अंदर ही रहेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, और अंदर वाले सेल को क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे मोर डिवाइड होने के क्या बाद बना है, कितने, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी। सिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी। और ये क्या बना आपका, मॉरूला बना। ठीक है, ये मॉरूला बना, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी। तो यहाँ पे आउटर साइड क्या है आपका, मैंने बताया ट्रोपोब्लास्ट बना आपका, ये रहा आपका ट्रोपोब्लास्ट, और इंदर इनर सेल मास बना। तो क्या हुआ, मॉरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है आपका।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, bile and pancreatic juice are carried by common duct which open into duodenum is called। जब बाइल और पैनक्रेटिक जस्ट डक्ट जो है जो कंबाइन करेंगी और ड्यूडेनम में ओपन होंगी तो उस डक्ट का हम नाम क्या बोलेंगे। क्या है, पहले आप ये देखो, ये लिवर है, अब ये वाला क्या है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है ये आपकी, और ये आपकी राइट हिपेटिक डक्ट है। अब ये दोनों मिलके क्या है, कॉमन हिपेटिक डक्ट है इसका नाम। अब क्या हुआ, कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ आप क्या किया, तो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बना रहा है आपको, कॉमन बाइल डक्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, पूरा ये क्या होता है, जितना ही बाइल साल्ट आपका जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है। और ये क्या होगी आपकी, और यहाँ से क्या आ रहा है आपकी पेनक्रेटिक डक्ट, ये पेनक्रेटिक डक्ट होगी, यहाँ से होगी कॉमन बाइल डक्ट होगी। जब ये दोनों कंबाइन करेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट। हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिपेटो फ्रॉम लिवर, पेनक्रेटिक मतलब पेनक्रियाज, तो इसको बोला हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट। और ओपन किस में हो रही है, आपके ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, हमारा हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट आंसर हुआ। अब इसमें क्या आ रहा है कि आपका जैसे कि यहाँ से बाइल साल्ट सीक्रेट हुआ है कि आपके लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से। अब क्या हुआ, ये दोनों जाके आपके स्टोर हो गए गॉल ब्लैडर में। जब रिक्वायरमेंट हुई तो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हुए और किस में आए, कॉमन बाइल डक्ट में तुम्हारे ये आए। ठीक है, तो हमने बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और क्या आपके हेपेटिक डक्ट को मिला के क्या बोला हमने, दोनों जहाँ पे कंबाइन कर रही है उसको बोले हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट बोला। ये होगी आपकी हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट। इसको चेंज कर देता हूँ, ये रही है आपकी हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट है ये। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, सिकल सेल एनीमिया इज एन, क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है। बस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव और डोमिनेंट का मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो डिसीज है क्या वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के साथ अटैच है या वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ अटैच है। अगर जो डिसीज सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के साथ अटैच होगी तो वो सेक्स लिंक्ड डिसीज होगी, जैसे जब वो रेसेसिव कंडीशन में होगी या वो डोमिनेंट कंडीशन में होगी, या ऑटोसोम के साथ अटैच होगी तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव होगी या ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होगी। तो हमारी सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है। अब ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होती कैसे है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोसोमल डिसीज कैसे होती है। ये आपका ये डीएनए है, आपको ये डीएनए में ये दिख रहा है, GAG दिख रहा है और GTCG, इस GTC दिख रहा है। आपको एक चीज याद रखना चाहिए, AG याद आपको रखना है। ये AG मतलब आपके हो गए प्यूरिन और ये हो गया आपके पिरिमिडिन। आपको AG दिख रहा है, आपको A दिख रहा है, और मतलब A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थायमिन। ये ट्रिक है आपको याद करने की नाइट्रोजनस बेस की। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहे हैं A है कि G के T में कन्वर्ट हो गया भाई, A से T में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो कुछ डीएनए में चेंजेस हो गया। इसको बोलते हैं जब A फॉर क्या है, प्यूरिन, एक ए क्या है, एडेनिन किसका है, नाइट्रोजन बेस है, किसका, प्यूरिन का नाइट्रोजनस बेस है ना। टी फॉर थायमिन, ये पिरिमिडिन का नाइट्रोजनस बेस है। जब एडेनिन थायमिन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, ये कौन सा म्यूटेशन हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सा म्यूटेशन है आपका सिकल सेल एनीमिया में। जब ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है आपका, जब ए टी में कन्वर्ट हो गया, प्यूरिन पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो गया, तो अब एमआरएनए में क्या चेंज होगा। अब ये देख रहे हो, जी दिख रहा है आपको, जी जी का जी रहेगा एमआरएनए में, ए का ए रहेगा, जी का जी रहेगा, लेकिन चेंजेस अब यहाँ होगी, देखना आप,
जी का जी रहेगा, लेकिन mRNA में क्या होता है, थाइमिन का यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको नाइट्रोजनस बेस पता होंगे कि क्या थाइमिन यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। जब mRNA में यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये GUG बन जाएगा और ये GAG है। ये किसको कोड करता है, GAG ग्लूटामिक को एसिड को कोड करता है, और GUG किसको कोड करता है, वैलिन को। ये देख रहे हो, एक नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन में कन्वर्ट हो गया तो mRNA में GUG हो गया, जिससे वैलिन बन गया। और जब कोई चेंजेस नहीं हुए तो वो ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामिक एसिड रहा। क्या हो गया, एक नाइट्रोजन बेस के एक उससे क्या हो गया, एक नाइट्रोजन बेस चेंज होने से आपका क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, वैलिन में। वैलिन क्या है आपका, बीटा ग्लोबिन चेंज में आपका सिक्स पोजीशन दिख रही है आपको क्रोमोसोम की, सिक्स पोजीशन में आपका ग्लूटामिक एसिड को वैलिन में चेंज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा था, सीमन ऑफ मेल आफ्टर वेस्कोटर्मी क्या होगा, डू नॉट कंटेन स्पर्म, डज नॉट प्रोड्यूस, लैक फ्रक्टोज, इमोबाइलाइल, स्पर्म आर प्रेजेंट। क्या है, देखो बताऊं आपको। सबसे पहले अगर वेस्कोटर्मी करनी है हमें, वेस्कोटोमी करनी है हमें, तो वेस्कोटोमी में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, वैसा डिफेंस को हम कट कर देंगे। ठीक है, वेस्को वैसा डिफेंस को जब हम कट करेंगे, हम स्मॉल पोर्शन को कट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से क्या हमारा, यह टेस्टिस है, टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन का। और स्पर्म का फॉर्मेशन का जब यहाँ से स्पर्म फॉर्मेशन होंगे, पर ये यहाँ से वैसा डिफेंस से निकल तो पाएंगे नहीं, तो क्या होगा कि स्पर्म तो क्या होगा, आपके पहुंच नहीं पाएंगे कि यूरेथ्रा में, समझ रहे हो, यूरेथ्रा में पहुंच नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, डू नॉट कंटेन स्पर्म। अब क्या होगा, लैक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होगा क्योंकि एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, सीमन तो फॉर्मेशन होगा ना, लेकिन उस सीमन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। इमोबाइलाइज स्पर्म आर प्रेजेंट, अब स्पर्म पहुंच ही नहीं रहा है तो इमोबाइलाइज की बात ही क्या है। क्या होगा, सीमन प्रेजेंट होगा, उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसके आंसर क्या हुआ, इट डज नॉट कंटेन स्पर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट अबाउट स्टार्च। गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, हाँ। ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, हाँ। ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, हाँ। चलो ये तो सब सही है, पर आप पता करते हैं कि ब्लू कलर ये दे कैसा रहा है आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में, मतलब स्टार्च आयोडीन की प्रेजेंस में कैसे ब्लू कलर दे रहा है। क्या होता है, जो स्टार्च क्या होता है, किस सब यूनिट से बना होता है, एक तो अमाइलोज से बना होता है, एक होता है अमाइलोपेक्टिन से। देखो क्या होता है, अमाइलोज क्या होता है, ये दिख रहा है अनब्रांच दिख रहा है, ये आपका अमाइलोज है, लेकिन आपके ये ब्रांच चेन सी दिख रही है, ये आपका अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, अब ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या करता है, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिससे क्या होता है, आपका आयोडीन मॉलिक्यूल उसके अंदर फंस जाता है, और आयोडीन मॉलिक्यूल फंसने के बाद क्या होता है, वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। क्या है आपका स्टार्च, क्या है, मोनोमर है ग्लूकोज का। ठीक है, बात अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन अमाइलोज, 1,6 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट होता है। अमाइलोज आपका क्या था, अनब्रांच था, और आपका कॉइलिंग स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा था, अमाइलोपेक्टिन कर रहा था, जिससे आपका हेलिकल स्ट्रक्चर मिल रहा था, उसकी वजह से आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपका उसके अंदर फंस रहा था। ठीक है, तो अब क्या एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कि सेलुलोज और स्टार्च तो मोनोमर तो ग्लूकोज के है, क्यों सेलुलोज आपका आयोडीन की तरह ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं करता। रीजन ये है कि जैसे अमाइलोपेक्टिन आपको ब्रांचिंग प्रोवाइड कर रहा था, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता रहा था, सेलुलोज नहीं प्रोवाइड करता, सेलुलोज के अंदर ब्रांचिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता।
जैसा अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट था, तो इस तरह से ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, इस तरह से सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है उसके अंदर, इस तरह से अमाइलो इस तरह से। और उसका सब यूनिट क्या होती है, इसकी तो अल्फा ग्लूकोज से बना होता है, वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। और दोनों में क्या होता है, इसकी भी स्टेट चेंज होती है, इस तरह से स्टेट चेंज होती है, और ये सारी स्टेट चेंज किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड होती है। लेकिन ब्रांचिंग किसके अंदर प्रेजेंट थी, आपकी स्टार्च के अंदर प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से आपका आयोडीन मॉलिक्यूल्स, आयोडीन का मॉलिक्यूल्स फंस रहा था और ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग किसमें होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई रिमूवल ऑफ इंट्रॉन कहाँ नहीं होता, किसमें नहीं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, समझ गए, पर यूकेरियोट्स में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है। दूसरा बोला ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें होंगे, आपके लेगिंग स्टैंड में होंगे। जैकब और मोनोड को नोबेल प्राइज किसके उस पे मिला था, आपके लैक ऑपरॉन के लिए मिला था। इंड्यूसर कौन है आपका, लैक्टोज है। तो ए का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, बी का क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया, सी का क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया, और डी का क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये ठीक हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इन mRNA UTR आर प्रेजेंटेड, यूटीआर का अनट्रांसलेटेड रीजंस बोलते हैं यूटीआर्स का। तो यूटीआर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए की प्रेजेंट होते हैं। किस जगह प्रेजेंट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ होते हैं यूटीआर, 5 डैश अप स्ट्रीम ऑफ 5 डैश साइड और डाउन स्ट्रीम ऑफ 3 डैश एंड ऑफ द एमआरएनए। दे हेल्प क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को इनिशिएशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, कौन, यूटीआर्स। अनट्रांसलेटेशन रीजंस किसमें प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं यूटीआर्स का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखो यूटीआर्स ये रहे, 5 डैश एंड की तरफ प्रेजेंट है और 3 डैश एंड की तरफ प्रेजेंट है। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, 5 डैश यूटीआर से आगे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, 5 डैश एंड कैप प्रेजेंट होता है, और 3 डैश के आगे क्या होता है, पोलिए टेल्स प्रेजेंट होती है। 5 डैश एंड क्या करता है आपका, इनिशिएट सेंसिंग करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्या कहता है, ओआरएफ साइड क्या होती है, कोडॉन ऑप्टिमाइज सीक्वेंस एंड मॉडिफिकेशन इंक्रीज प्रोटीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ये प्रोटीन एक्सप्रेशन में पॉलीटेल क्या करती है, इम्पैक्ट करती है स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन को एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये हो गया हमारे यूटीआरस। और यूटीआरस के बाद क्या है आपके, बोलता है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर हेट्रोसिस्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है हेट्रोसिस्ट की, दे आर फाउंड इन नोस्टेक एंड एनीमिनिया, मेरे हिसाब से तो ठीक है ये। दे आर फाउंड इन कोरेला, नहीं। दे आर हैव ए नाइट्रोजिनस एंजाइम टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ। दे आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया इन वाटर फॉर पैडी फील्ड, जो देखे होंगे धान के खेत होते हैं, परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ हेट्रोसिस्ट। हाँ, कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आपको है, ये दिख रहा है हेट्रोसिस्ट दिख रहा है ये आपको, ये इसके ऊपर क्या है, म्यूसिलेशन शीट प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सब फिक्सेशन नहीं करते, ओनली हेट्रोसिस्ट करता है। आपको दिखाता हूँ, हेट्रोसिस्ट आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कनेक्ट दिस सेल टू सराउंडिंग सेल एंड हेल्प दे ड्रॉइंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। क्या करते हैं, सराउंडिंग उससे सेल से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। हेट्रोसिस्ट आर ट्रांसपेरेंट थिक वॉल्ड एम्प्टी सेल दैट इज प्रेजेंट इन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोस्टेक एंड एनीमिनिया हो गया। They are formed during case of nitrogen starvation, जब नाइट्रोजन का स्टारवेशन होता है जब ये फॉर्म्ड होते हैं। They are site of nitrogen fixation as they contain the
एंजाइम नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनके के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट क्या है, क्या फिक्स नाइट्रोजन। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन के नोस्टैक और एनीमिया, कुछ आपको ये नहीं याद करना, बस नोस्टैक और एनीमिया आपको याद रखना है। तो क्या क्या, कोरेला नहीं है, रॉन्ग ही तो पूछा। नोस्टैक और एनीमिया में प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस एंजाइम मैंने बता दिया आपको, किसमें धान के खेत जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि राइस फील्ड में कि नाइट्रोजन फिक्स करने में ये क्या होता है, एनीमिया जो होती है वो हेल्प, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर रॉन्ग कौन सा हुआ, कोरेला। ठीक है। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, गिवन फिगर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लाइफ साइकिल, इक्टोकार्पस, वॉल्वस, उटकस, पॉलिस्फोर्निया। हमें पहले तो लाइफ साइकिल देखनी पड़ेगी, क्या क्या दे रहा है। स्पोरोफाइट 2n कंडीशन में डोमिनेंट स्टेट दिखा रहा है, 2n कंडीशन हमारी डोमिनेंट दिखा रहा है। उसमें अगर मियोसिस हो रही है उससे क्या बनने, गैमेटोफाइट बनने, एन बनने हैं। और उसकी जब सिनगैमी हो रही है तो उससे जाइगोट बनना है, 2n कंडीशन बननी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले वजह 2n डोमिनेंट है। अगर इसमें प्लांट में देखा जाए, प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या इंडिपेंडेंट मैनर में शो करता है। जब डोमिनेंट होता है तो जब प्लांट की जो कंडीशन होती है वो 2n कंडीशन ही तो होती है। जब 2n कंडीशन में, जब उसको 2n कंडीशन से जब वो मियोसिस करता है, जब ही तो पोलन या एग सेल बनाता है। एम्ब्रियो के अंदर एग भी होता है, जब ही तो बनाता है वो, जब मियोसिस होती है। सपोज करो वो प्लांट है, प्लांट कौन सा है, या एंजियोस्पर्म मान लो, एंजियोस्पर्म मान लो, या उसमें क्या मान लो आप, जिम्नोस्पर्म मान लो। 2n कंडीशन वाला मान लिया हमने, स्पर्म मान लो। अब क्या है, वो 2n कंडीशन है उसकी, 2n कंडीशन से n बना, हम एंजियोस्पर्म मान रहे हैं। जब क्या होता है, जब क्या होता है एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये एम्ब्रियो सेक होता है, या एंटीपोडल सेल होते हैं, या क्या होता है सिनर्जिट होते हैं, और यहाँ एक्सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ देख रहे हो कि जब यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल से जब पोलन बाइंड करता है तो सिनगैमी बोलते हैं। यहाँ सिनगैमी हो रही है, उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो आप इस कंडीशन को देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। यहाँ देखो, ये हमारे पास एग है, एग क्या कंडीशन में, एन में है, और हमारे पास पोलन भी क्या है, हमारे पास एन में है, एन कंडीशन है। जब एन एन कंडीशन मिलेंगी तो 2n कंडीशन होगी। हमारे पास पहले तो प्लांट तो क्या था, हमारे पास 2n कंडीशन का एंजियोस्पर्म था, उसमें मियोसिस हुई तो एन क्या होता है, पोलन एन, एन ही तो होते हैं क्रोमोसोम एन, 2n के एन ही तो हो जाते हैं पोलन और एग। अब जब ये वाला एग है, एग से जब हमारा क्या करा, पोलन सिनगैमी हुई दोनों के बीच में, तो क्या हुआ हमारा, 2n कंडीशन का क्या बना, हमारे पास जाइगोट बना, जाइगोट बना। और वो जाइगोट से क्या हुआ हमारा, जाइगोट 2n कंडीशन का हुआ, वो स्पोरोफाइटिक की जाइगोट सेल बना, उस वो क्या है हमारा, उससे क्या स्पोरोफाइट बन गया। अब तो क्या है कि 2n कंडीशन हमारा डोमिनेंट स्टेट किस किस में पाई जाती है, फिगस हो गया, एल क्या हो गया, एंजियोस्पर्म तो बता ही दिया है, और वो क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैच द कॉलम, करेक्ट कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है भाई, एंडोप्लाज्मिक लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है। रफ बोलता तो प्रोटीन सिंथेसिस का, इसने ये बोला है इसको। गोल्गी एपेटाइटिस क्या करता है, सिस और ट्रांसफेज होते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और वैक्यूल्स क्या करता है, टोनोप्लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सही बात है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज करें? आइसोलेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स? नहीं। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू ए फ्रेगमेंट? नहीं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग देयर साइज? हाँ। रिकॉम्बिनेशन डीएनए जॉइनिंग बाय वेक्टर? नहीं। मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होती क्या है, क्या होता है, देख रहे हो आप। पहले तो हमने ये क्या डीएनए लिया और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में काटा, इससे हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कोई मतलब। मेन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये है, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है। अब क्या है, हमने क्या हुआ, जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने डीएनए को कट करा स्मॉल स्मॉल पीसेस में। हमने क्या करा, डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसकी वजह से डीएनए के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज के हमने मॉलिक्यूल्स क्या करें, यहाँ पे फिल कर दिए एक एरिया में। और हमने क्या करा, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लिया। अब जब नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या है, जब नेगेटिव चार्ज डीएनए अब मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ये एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया हमारा, कैथोड हो गया। जब हमने फिल कर दिया, जब डीएनए इस तरह से धीरे 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 करके आगे आगे बढ़ना शुरू होगा, क्या होगा, जो लो मॉलिक्यूलर मास होंगे, वेट होगा, वो तो तेजी से आगे आ जाएंगे, और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट को वो थोड़ा पीछे होंगे, फाड़ते होंगे, पीछे की तरफ होंगे। तो क्या होगा, सेपरेट करेगा किसके बेस पे, एक तो करेगा मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे सेपरेट करेगा, और किस पे, साइज के बेस पे, कितनी लेंथ है उसकी, उसके बेस पे सेपरेट करेगा। क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, सेपरेट करता है डीएनए को मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और क्या मॉलिक्यूलर वेट पर क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसका आंसर ये होगा। और इसमें जो एक और चीज बताऊं, इसके अंदर क्या होता है, जो जेल पड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल बोलते हैं। जेल, एग्रोस जेल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन विजुअलाइज्ड इन इथिडियम ब्रोमाइड जेल exposure to UV radiation, these DNA fragment appear as a color band। क्या करा हमने, जब हमने डीएनए सेपरेट कर लिया, उसको हमने क्या, इथिडियम ब्रोमाइड से हमने क्या, उसे हमने इथिडियम ब्रोमाइड कॉम्प्लेक्स से हमने उसे क्या करा, कोट किया। तो उसमें एक्सपोजर का जब हमने यूवी रेडिएशन डाला, तो उसका कलर क्या दिखा डीएनए का, तो मैं बताता हूँ, उसका ऑरेंज कलर दिखा। क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है, क्या, हम क्या डालते हैं, यूवी रेडिएशन डालते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, डीएनए से बाइंड कर जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड का हम स्टेनिंग करते हैं डीएनए में। अगर डीएनए तो अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो क्या होगा, वो हमें विजुअलाइज नहीं करेगा डीएनए। ठीक है, हम डीएनए को स्टेनिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग यूज करते हैं, जिससे हमें ऑरेंज कलर का विजुअल होता है, कौन किसमें, यूवी रेडिएशन में। अगर हम स्टेनिंग नहीं करेंगे तो हमें विजुअलाइज नहीं करेगा डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रायर टैंक बायोरिएक्टर आर डिजाइन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ O2 थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव? नहीं। प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट? नहीं। नॉन ऑफ दिस तो कुछ है ही नहीं। तो आपका क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ O2 थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या है कि हमारा बायोरिएक्टर होता क्या है, अब ये बायोरिएक्टर है, सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर है। इसमें क्या होगा कि आपका पीएच कैसे कंट्रोल लेना है, पीएच का अलग मेजर करने का अलग होगा, फ्रॉथ ब्रेकर अलग बना होगा, फ्लैट ब्लेडेड इम्पाइलर प्रेजेंट होगा जो मिलाने का काम करेगा ब्रॉथ को, कल्चरल ब्रॉथ होगा, स्टाइल एयर, एयर नीचे से एयर प्रेजेंट होगी आपके, मतलब कि प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जिससे आपका कल्चरल मीडिया बनना शुरू हो जाए। और इससे क्या होगा, इससे पीएच से क्या होगा, पीएच पता पड़ता रहेगा। यहाँ पे एक टेम्परेचर का भी होता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर पता पड़ जाए। जब बॉयलर घूमता है, एम्पायर घूमते तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम आप कोई भी बायो प्रोडक्ट बनाए या एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
वो तो बेकार हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर भी मेजर करता रहता है बराबर में। तो अब देखते हैं कि हम इसमें क्या है, स्टार ट्राइंग डिजाइन फॉर किस किस के लिए करते हैं। बायोरिएक्टर इज एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवर करता है। कंट्रोल सिस्टम क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल है और पीएच को कंट्रोल है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। अब क्या होता है, इसमें कर रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल रहा है। प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इसका पार्ट नहीं है, वो किसका है पार्ट है, डाउन स्ट्रीम का पार्ट। जब इससे प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, अब उस प्रोडक्ट को हम अलग भी तो करना है। मान लो सपोज करो किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई हमारा एंटीबॉडी बननी है, या हमारा कुछ और बायो प्रोडक्ट है, उसको हमें अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी आ जाती है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आती है, क्रिस्टलोग्राफी आती है, बहुत सी चीजें आती हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए, प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन के लिए हमें क्या होना है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। और हमें बायोरिएक्टर के लिए डिजाइन क्या करता है, हमें O2 टेम्परेचर, पीएच हुआ, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सब चीज समझने के लिए स्टेटिंग बायोरिएक्टर को डिजाइन करने के लिए काम आती है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, द फॉलोइंग ऑफ द डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ओवरी इन। सबसे पहली बात ये एक चीज बताऊं मैं, ये क्या है, सिंबल क्या है, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। अगर इसी को हम ये कर दें, ये क्या हो गया आपकी इंफीरियर ओवरी, और हमने ये कर दिया, क्या हो गया, हाफ इंफीरियर ओवरी हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या दे रखा है, आप ये देख रहे हो थैलेमस से क्या है, ये थैलेमस दिख रहा है आपको, टोटली कवर कर लिया है, और सेपल्स और पेटल्स क्या है, इसके ऊपर से जा रहे हैं। किसके ऊपर से जा रहे हैं, ओवरी के ऊपर से जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं क्या होता है, जब margin of the thalamus growing up and ovary completely getting a fused and the other part of the flower arising above the ovary said to be a inferior। ये क्या है, ovary क्या है, inferior as the flower of guava and cucumber are ray floret of sunflower। क्या हो गया इसका, guava हो गया आपका आंसर। कैसे, जैसे आपकी ये ओवरी क्या है, इंफीरियर, देखिए ये दिख रहे हो, थैलेमस ने कवर कर लिया ओवरी को, और जो भी सेपल्स पेटल्स क्या है आपके, ये ऊपर से निकल रहे हैं। तो ये क्या होगी, ओवरी क्या होगी इसकी, इंफीरियर, ये इंफीरियर ओवरी होगी आपकी। और सेपल्स पेटल्स क्या कहते हैं, थैलेमस ने पूरा कवर करके ऊपर से निकल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, गवावा और कुकुम्बर हो गया, या रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकोलॉजिकल निक्ल क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, नहीं। एक ग्रुप ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल लिव एट द बॉटम ऑफ ओशियन, नहीं। ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, बिल्कुल नहीं। ए फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शन रोल ऑफ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, हाँ। फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शन रोल ऑफ स्पीसीज विद इन कम्युनिटीज, हाँ। इकोलॉजिकल निक्ल होती कैसे है, कि आपको अगर बताया जाए कि आप सपोज करो दो फिश है, सेम हैबिटेट में, मराइन में, ये इसका हैबिटेट हो गया इसका, लेकिन ये क्या कर रही है, जू प्लैंकटन को ईट कर रही है, ये स्मॉल फिश को ईट कर रही है, फीड कर रही है। तो क्या इनका फीडिंग पैटर्न और एक्टिविटीज डिफरेंट है ना, हैबिटेट सेम है, लेकिन इनका फीडिंग एक्टिविटीज अलग है। इकोलॉजिकल निकी क्या है, द फंक्शनल पोजिशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। और निक कंप्राइज क्या करता है, हैबिटेट को कंप्राइज करता है, वो कहाँ रह रहा है, और उसकी एक्टिविटीज क्या है, ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज पैटर्न, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्टिविटी, वो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, डिपेंड। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि डार्विन फ्रेंचीज है, क्या है कि उनका फीडिंग पैटर्न अलग अलग है सबका।
निक उनका निक क्या है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए टेक प्लेस। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक प्लेस कैसे हो रहा है? सपोज करो कि ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, 3 से 5 स्टैंड डीएनए का है, और ये हमारा क्या है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड है। अब ये 5 से 3 आरएनए हमारा आरएनए फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके अपोजिट ही तो बनेगा। बस थायमिन की जगह यूरासिल लग जाएगा, या एक और अच्छी ट्रिक बताऊं, जैसे इसका क्या है, अपोजिट स्टैंड है, ये अपोजिट स्टैंड बिल्कुल सेम होगा, लेकिन उसकी जगह थायमिन की जगह यूरासिल लग जाएगा। क्या? तो सिंथेसाइज क्या हो रहा है, 5 से 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। एमआरएनए को कुछ मत सोचो, बस एमआरएनए क्या होता है, अपोजिट होता है टेम्पलेट स्टैंड के। टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट क्या होगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड हो गया, वो किस डायरेक्शन में हो गया, इस तरह से देखो, बिल्कुल सेम है पैटर्न, बस थायमिन के लिए यूरासिल लग गया है इसमें। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में बनना है, 5 से 3 डायरेक्शन में। अगर टेम्पलेट स्टैंड 3 से 5 डायरेक्शन में है, तो आपका एमआरएनए 5 से 3 डायरेक्शन में होगा, और नॉन टेम्पलेट स्टैंड भी आपका 5 से 3 डायरेक्शन में होगा डीएनए का भी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और मैं आपको आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और इससे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इसके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।